मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम आपको ब्लूम द्वारा निर्धारित अनुदेशनात्मक उद्देश्यों के बारे में बताएंगे। इससे पहले हमने आपको मातृभाषा के संप्रत्यय और भाषाई कौशलों के सामान्य परिचय की चर्चा की है। अब हम ब्लूम के निर्धारित अनुदेशनात्मक उद्देश्यों की बात करेंगे। भाषा शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके उद्देश्य निश्चित होते हैं। किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शिक्षण की विभिन्न क्रियाओं का आयोजन होता है। शिक्षा के अनुदेशनात्मक यानी जो व्यवहारपरक उद्देश्य हैं उनका निर्धारण उनका प्रयोजन छात्र छात्राओं के व्यवहार में परिवर्तन लाने से होता है। इसलिए कक्षा में के परिवर्तन या कक्षा शिक्षण में परिवर्तन से शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। यही कारण है कि शिक्षक के लिए इनका बहुत अधिक महत्व हो जाता है और शिक्षक उद्देश्यों के प्रत्यक्ष रूप से संबंध सीखने के उद्देश्य से होता है। इस प्रकार से प्रोफेसर B.S. ब्लूम और उसके कुछ सहयोगियों ने मिलकर इन उद्देश्यों को 3 भागों में विभाजित किया है, जिसमें ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष, यानी विद्यार्थी 3 पक्षों से सीखता है। अब हम पहले जिक्र करते हैं ज्ञानात्मक पक्ष का। ज्ञान क्या है? ज्ञानात्मक उद्देश्यों का संबंध मुख्य रूप से सूचनाओं, ज्ञान और तथ्यों की पर्याप्त जानकारी से होता है। ज्ञान के अंतर्गत तथ्यों, पदों आदि में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन करते हुए उनका प्रत्यास्मरण किया जाता है। ब्लूम ने अपने कुछ सहयोगियों के साथ 1956 में इसका प्रतिपादन किया, जो सरल से कठिन की ओर तथा शिक्षण अधिगम के निम्न स्तर से आरंभ करके उच्च स्तर के पर ले जाने के आधार पर इसे 6 वर्गों में विभाजित किया, जिसमें ज्ञान, बोध, प्रयोग, संश्लेषण, विश्लेषण और मूल्यांकन आता है। सबसे पहले हम ज्ञान की बात करते हैं। यह एक मुख्य मानसिक क्रिया है, कार्य है। छात्र छात्राओं में पाठ्यक्रम में जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त होता है उसे बिना किसी बदलाव किए ज्यों का त्यों सुना देना, उसे हम ज्ञान कहते हैं। ज्ञान वर्ग में पाठ्यपुस्तक की दृष्टि से निम्न स्तर आते हैं, जिसमें विशिष्ट बातों का ज्ञान, विशिष्ट तथ्यों से संबंधित साधनों या रीतियों का ज्ञान या सामान्यकरण का ज्ञान। इसकी जो कार्यसूचक क्रियाएं होती हैं वो होती हैं सूची देना, परिभाषा देना, चयन करना, पहचानना। मानसिक क्रियाओं के अंतर्गत इसका प्रत्यास्मरण करना और इसका अभिज्ञान करना। बोध के अंतर्गत उसके बाद आता है बोध। ज्ञान के बाद बोध, अंडरस्टैंडिंग। बोध का अर्थ है नवीन विषय वस्तुओं में छात्रों के लिए समझ का पैदा होना, यानी जिस पाठ्य वस्तु का ज्ञान विद्यार्थियों को हो गया है उस ज्ञान के आधार पर विद्यार्थियों में उसे अपने शब्दों में प्रयुक्त करने, अनुवाद करने, व्याख्या करने, उल्लेख करने, उदाहरण देने या वर्गीकरण करने की जो योग्यता है वो उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद है प्रयोग, उसका प्रैक्टिकल। प्रयोग के लिए ज्ञान तथा बोध का होना आवश्यक होता है, क्योंकि जब तक ज्ञान विरोध प्रयोग नहीं होगा तब तक प्रयोग नहीं हो पाएगा। तभी छात्रों को प्रयोग करने में सामर्थ्य आएगी जब उन्हें किसी भी वस्तु का प्रयोग करने की जानकारी होगी, समझ होगी। और ये ज्ञान तभी सिद्ध होगा जब विद्यार्थी अपनी परिस्थितियों के अनुसार उसे प्रयोग कर सकते हैं। इसमें नियमों व सिद्धांतों तथा साधनों का प्रयोग करना, छात्रों की कमजोरियों का निदान करना और छात्रों द्वारा पाठ्य वस्तु को अपने प्रयोग में लाना। उसके बाद है विश्लेषण। उपयुक्त 3 उद्देश्यों को प्राप्त हो जाने के बाद विश्लेषण के अंतर्गत पाठ्य वस्तुओं तथा तथ्यों को विभाजित करके उनमें परस्पर संबंध स्थापित किया जाता है, जिसे आदान प्रदान रूप से भी स्पष्ट हो जाते हैं। इसके अंतर्गत तत्वों का विश्लेषण करना, संबंधों का विश्लेषण करना और इनका व्यवस्थित सिद्धांतों के रूप में विश्लेषण करना। उसके बाद बात आती है संश्लेषण की। इसको सृजनात्मक या रचनात्मक उद्देश्य भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत विश्लेषण द्वारा किए गए जो तथ्य हैं उनको एकत्रित करके देखा जाता है, एक रूप या एक पूर्ण रूप प्रदान किया जाता है, एक नया ढांचा तैयार किया जाता है। विभिन्न तथ्यों के संश्लेषण का संप्रेषण करना,
तत्वों के संश्लेषण में नवीन योजना प्रस्तावित करना, तत्वों के अपूर्व संबंधों को खोजना। उसके बाद आता है मूल्यांकन। ये ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम तथा सबसे उच्च उद्देश्य माना जाता है। इसमें पाठ्य वस्तु के नियमों, सिद्धांतों, तथ्यों आदि का संबंध में आलोचनात्मक दृष्टि अपनाकर ये मालूम किया जाता है कि शिक्षण के निर्धारित उद्देश्य प्राप्त हुए या नहीं, शिक्षण के उद्देश्यों को कितने अच्छे ढंग से प्राप्त किया गया है। ये थे बच्चों इसके ज्ञानात्मक पक्ष में ज्ञान, बोध, प्रयोग, संश्लेषण, विश्लेषण और मूल्यांकन। उसके बाद आता है भावात्मक पक्ष। इस उद्देश्य का संबंध विद्यार्थी की रुचि, विद्यार्थी के आकर्षण और सद्वृत्ति से है। इसके अंतर्गत छात्रों में पाठ्यक्रम में निर्धारित किसी भी कविता के भाव पक्ष और कला पक्ष के सौंदर्य जगत में उसकी रुचि को विकसित किया जाता है। भावात्मक उद्देश्यों को 5 वर्गों में विभाजित किया जाता है, जिसके अंतर्गत ग्रहणता, प्रतिक्रिया, आंकलन, संगठन और चरित्र निर्माण को रखा जाता है। ग्रहणता के अंतर्गत इसे ध्यान देना भी कहते हैं। इस वर्ग के अंतर्गत अध्यापक को निर्धारित विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों को आकर्षित करना, मानवीय मूल्यों का निर्माण करना, मानवीय मूल्य ग्रहण करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना, ये वर्ग पसंद करना, स्वीकार करना, चयन करना, सुनना आदि को विकसित करता है। उसके बाद आती है प्रतिक्रिया। ये वर्ग ग्रहण पर आधारित होता है। जब विद्यार्थी में इन मूल्यों को ग्रहण करने की उचित इच्छा जागृत हो जाती है तो वो शैक्षिक गतिविधियों में भाग लेना शुरू कर देता है और उनकी प्रतिक्रिया को पहचानना शुरू कर देता है। ये वर्ग उत्तर देना, लिखना, आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति आदि को विकसित करने में सहायक होता है। उसके बाद है आंकलन। जब विद्यार्थी किसी विषय को ग्रहण करके उसके प्रति अपनी प्रतिक्रिया देना आरंभ कर देता है तब उसके लिए वो वस्तु या विचार उसी सीमा तक मूल्यवान होते हैं जिस सीमा तक उसके प्रयोजन की पूर्ति करते हैं। इस स्तर पर पहुंचकर विद्यार्थी को किसी विशेष मूल्य को स्वीकार करने या रुचि उत्पन्न करने की स्थिति का चयन किया जाता है। इसमें चुनना, पूरा करना, भाग लेना, पहचानना, निश्चय करना आदि को रखा जाता है। उसके बाद है संगठन। जब विद्यार्थी व्यक्तिगत या सामाजिक जो मूल्य हैं उनको ग्रहण करने लगता है तो उसे लगता है कि इन मूल्यों में कुछ अंतर विरोध है। तो इस स्थिति से बचने के लिए विद्यार्थी को मूल्यों के स्वरूप का ज्ञान करवाया जाए, जिसमें पाना, बनाना, चयन करना, जोड़ना और समन्वय करना आदि को रखा जाता है। उसके बाद है चरित्र निर्माण। चरित्र निर्माण ये मूल्यों का चित्रीकरण है। इसमें विभिन्न प्रकार के मूल्यों को आत्मसात करके विद्यार्थी भावात्मक विकास की ओर अग्रसर होता है। चरित्र संबंधी ये स्तर विद्यार्थी का स्थायी तथा व्यक्तिगत रूप बन जाता है, जिसमें सामना करना, बदलना, चित्रीकरण करना, सिद्ध करना, हल करना आदि आते हैं। ये थे बच्चों ब्लूम द्वारा निर्धारित उद्देश्यों के भावात्मक पक्ष। भावात्मक पक्ष के अंतर्गत ग्रहणता, प्रतिक्रिया, आंकलन, संगठन और चरित्र निर्माण को हम रखते हैं। उसके बाद बात आती है क्रियात्मक पक्ष की। क्रियात्मक उद्देश्य का संबंध मांसपेशियों के विकास से होता है, क्योंकि इसमें शारीरिक, व्यावसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, लेखन कार्य, नाट्य कला आदि तथा मांसपेशियों के अंगिक व गतियों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि ये अंग संचालन से क्रियाएं की जाती हैं। इसके अंतर्गत या इसके संबंध में क्रियात्मक गतिविधियों के साथ साथ इनमें छात्रों के जो कौशल हैं उनका विकास होता है। इस वर्ग का वर्गीकरण जो ब्लूम के अन्य साथी थे, जिसमें सिम्पसन तथा हैरो आदि उन्होंने प्रस्तुत किया। सर्वप्रथम बच्चा बोलता है, सर्वप्रथम बच्चा सुनता है, उसके बाद बोलता है, उसके बाद पढ़ता है और उसके बाद लिखना प्रारंभ करता है। ये एक सीखने का निर्धारित सा क्रम है। इसमें निम्नलिखित अंगों की चर्चा की जा सकती है, जिसमें नंबर 1 प्रत्यक्षीकरण, दूसरा मनोस्थिति, तीसरा निर्देशित करना, कार्यकुशलता और जटिल प्रत्यक्ष अनुक्रिया को रखा जाता है। इसके अंतर्गत भी 4 जो
पॉइंट्स हैं वो दिए गए हैं। अब प्रत्यक्षीकरण क्या है? ज्ञानेंद्रियों द्वारा बाह्य वस्तुओं के संबंध में रुचि तथा प्रेरणा के आधार पर जागरूक होने वाली प्रत्यक्ष प्रक्रिया का प्रत्यक्षीकरण है। ये एक मानसिक क्रिया है। बालक इसे छूकर, सूंघकर, देखकर या सुनकर विभिन्न भेद को पहचानता है। इस योग्यता के बाद ही वो पेशीय क्रियाएं करता है, जिसमें चरित्र निर्माण करना या फिर कोई भी चित्र बनाना या कुछ भी निर्माण करना आदि आता है। उसके बाद आती है मनोस्थिति यानी व्यवस्था। ये किसी विशेष प्रकार के कार्य का अथवा अनुभव करने का पूर्व समायोजन है। सीखी गई किसी भी विषय वस्तु को सिद्धांतों, सूत्रों, नियमों में बांधने की प्रक्रिया में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई बनाना या कोई प्रारूप तैयार करना, एक खाका तैयार करना, किसी भी ब्लूप्रिंट तैयार करना आदि। निर्देशित प्रक्रिया नंबर 3 है निर्देशित प्रक्रिया। इसमें उन योग्यताओं पर ध्यान दिया जाता है जो जटिल कौशलों को करने के लिए अति आवश्यक होते हैं। निर्देशित प्रक्रिया एक ऐसा व्यवहारिक कार्य है जिसे कोई व्यक्ति अन्य कार्यों के निर्देशन में करता है। जिसे किसी व्यक्ति को निर्देशित किया जाता है और फिर निर्देशित करने के बाद वो विद्यार्थी उससे गाइडलाइंस लेने के बाद करता है। इसमें पहचानना और व्यवस्थित करना आदि को रखा जाता है। उसके बाद नंबर 4 है कार्य कौशल। इस स्तर पर विद्यार्थियों को किसी कार्य को करने के लिए अत्यंत आत्मविश्वास और कार्यकुशलता से करने का प्रयास करता है। शिक्षण करते समय बीच बीच में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, कक्षा कार्य तथा गृह कार्य दिया जाता है, ये कार्य कुशलता के कारण ही है कि विद्यार्थी कितना कर पाते हैं। इसमें अभ्यास करना, सुधार करना आदि को रखा जाता है। उसके बाद है जटिल प्रत्यक्ष अनुक्रिया, जिसमें कम्प्लेक्स बिहेवियर की हम बात करते हैं। इस स्तर पर विद्यार्थी में जटिल से जटिल कार्य को भी कम से कम समय में और शक्ति में करने की योग्यता को विकसित किया जाता है। शिक्षण में के अंतर्गत इसमें भाषण देना, लेखन कार्य करवाना आदि रखे जाते हैं। तो बच्चों, क्रियात्मक पक्ष के अंतर्गत प्रत्यक्षीकरण, मनोस्थिति, निर्देशित प्रक्रिया, कार्य कौशल और जटिल प्रत्यक्ष अनुक्रिया को रखा जाता है। अब संक्षेप में हम कह सकते हैं कि किसी भी उद्देश्य की पूर्ति से हमें अनेक क्रियाएं करनी होती हैं। हम शिक्षा द्वारा बालकों में जो परिवर्तन लाना चाहते हैं, उन्हें विभिन्न प्रकार की क्रियाओं द्वारा ही विद्यार्थियों में लक्षित किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है, जो हमारे शिक्षण के उद्देश्य भी होते हैं। उद्देश्यों के व्यवहारिक रूप में प्रभावशाली ढंग से प्राप्त करने के लिए ब्लूम तथा उसके सहयोगियों ने एक सशक्त तथा अर्थपूर्ण विधि का प्रतिपादन किया है, जो शिक्षा के उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में प्रदान करने के लिए बड़ी कारगर मानी जाती है। तो ठीक है बच्चों, आज हमने ब्लूम द्वारा निर्धारित अनुदेशनात्मक उद्देश्य के ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष पर बात की। इसके बाद हम किसी दूसरे विषय पर, दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।